आज का हमारा 4th सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। और आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास जो आपके रेगुलर पेपर्स के अंदर आप उसे फाइफर के अंदर चेक कर सकते हैं कि वो आपके पास हर साल तकरीबन बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक है। हर साल आपके पास पेपर्स के अंदर तकरीबन मौजूद है और उसकी प्रैक्टिस आप रोज फाइफर से कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो क्वेश्चन तो अगर वो क्वेश्चंस मज़ीद चाहिए हो तो उसे आप फर्स्ट ईयर की बुक से भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है उसे ले सकते हैं। कुछ मैं आपके पास इसमें बेसिक से कुछ स्टार्ट करके बता दूं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। देखें, सबसे स्टार्ट में कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझने की बनाया क्यों जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसके बनाने के बाद इसमें इस रिकन्सिलिएशन के अंदर क्या हम रिकन्साइल कर रहे हैं ताकि हमारी कुछ गलतियां इससे दूर हो जाएं। तो उसमें सबसे पहली बात, अगर इसे इनिशियली लेके चले तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, तो वो कंपनी अपने रिकॉर्ड के लिए एक कैश बुक जनरेट करता है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आमतौर पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स उसे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेट करके या उसी को आगे बढ़ाते हुए मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक कंपनी, एग्जांपल के तौर पे कंपनी है, वो अपने पास जितना भी कैश और कैश के साथ जो जो उसके बैंक अकाउंट में पैसा होता है, कैश और बैंक को आमतौर पे इक्विवेलेंट माना जाता है। तो हमारे पास जब भी कभी कैश या बैंक प्लस हो तो उसे इस साइड पे आमतौर पे लिखा जाता है उस कैश बुक में, और जब कभी भी आपके पास से कैश या बैंक अकाउंट में से पैसा जब भी आपके पास से कभी माइनस होता है तो आप उसे कैश बुक के आमतौर पे राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी के अपने पास एक डेटा है जिसमें वो अपना कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये हमारे दराज में से, ये हमारे एग्जांपल के तौर पे ऑफिस में जो दखल बना हुआ है इसमें से इतना पैसा हमारे पास पूरे जनवरी के 1 से लेके जनवरी 31 तक इतना पैसा आया, यहाँ आया, इस डेट को आया, इस डेट तक आया। और उसके बाद इसी तरीके से इस महीने में इतना पैसा इस कामों में हमारा खर्च हुआ। फिर आखिर में देखा जाता है कि हमारे पास इन दोनों के फर्क से कि कितना कैश बच गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम कैश की, और हमने आज के क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर बात करनी है बैंक अकाउंट की। तो इसी तरीके से सेम जो आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे प्लस होते हैं और बैंक अकाउंट में जितने पैसे माइनस होते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करना होता है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट को आपका अकाउंटेंट आपकी ऑफिस में बैठे हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही के इस पैसे बैंक अकाउंट में पैसे आने और जाने को दूसरी तरफ एक बैंक, एग्जांपल के तौर पे बैंक अल हबीब, इसमें आपका अकाउंट ओपन है और यही सारा काम बैंक अल हबीब भी कर रहा है कि वो आपके इन सारे पैसों के रिकॉर्ड को कि कितना पैसा आपका जमा हुआ जनवरी की 1 से लेके जनवरी की 31 तक, कितना पैसा आपके पास प्लस हुआ किस किस डेट को और कितना पैसा माइनस हुआ। इस तरीके से लास्ट में जाके वो लास्ट तक प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आखिर में वो आपको बैलेंस बता देता है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस हमारे पास मौजूद है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन की बुनियाद बन सके। आपका बैंक आपको कॉल करके बता रहा है या आपने कॉल की तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं 50,000 रुपीज, और आपका अकाउंटेंट बता रहा है कि आपके पास आपका अकाउंटेंट बता रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में उसके रिकॉर्ड के मुताबिक
पैसे पूरे महीने में जो प्लस हुए हैं वो हुए हैं 2 लाख रुपए, और जो पूरे महीने में पैसे माइनस हुए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे हुए हैं 60,000 रुपीज। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए, यहाँ वो बता रहे हैं कि 60,000 रुपए माइनस हुए। तो लास्ट में उसने बताया कि हमारे अकाउंट में 1,40,000 रुपीज होने चाहिए, जबकि बैलेंस ये बता रहे हैं 40,000, और दूसरी तरफ आए तो बैंक अकाउंट वाला कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 50,000 है, और ये कह रहा है 1,40,000 है। तो इन दोनों की जो आपस की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपस की इनकी गलतियों की वजह से कुछ इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, उस वजह से कुछ कमी रह गई, लेकिन रह गई, कुछ चीज़ें इन्होंने प्लस माइनस में गलती कर दी, कोई चीज़ इन्होंने प्लस कर ली इन्होंने नहीं की, कोई चीज़ इन्होंने माइनस कर दी इन्होंने नहीं की। तो इस तरीके से आपस की इन गलतियों को रिकंसाइल किया जाता है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये वर्डिंग की मैंने बता दी कि इसके क्वेश्चन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो आमतौर पे यही होता है बिजनेसेस के अंदर। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो बात में पढ़ाई जा रही है अकाउंटिंग की वो रियल में प्रैक्टिस में नहीं है। आप अगर आज भी जाके कोई आपका अकाउंट आपका अपना या किसी घर में किसी फैमिली मेंबर का हो तो आप जाके आज भी बैंक स्टेटमेंट जाके मांग सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके पास आमतौर पर एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड के साथ और फिर एक बैलेंस वाला कॉलम होता है, और साथ में ट्रांजैक्शंस की नंबर और ट्रांजैक्शन के रेफरेंस लिखे हुए होते हैं, और आपके पास ये बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। और इसी तरीके से अगर उर्दू बाजार जाके ये कह दें कि कैश बुक दे दे मुझे अपने बिजनेस का कैश रिकॉर्ड करना है, तो आपको कैश बुक इस तरह से बना हुआ ऑलरेडी प्रिंटेड भी मिलता है, वरना आप चाहें तो उसे अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी बनाएं। तो ये अपना रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती है, उसके लिए एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग का, और दूसरी तरफ एक बैंक स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। तो दोनों में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त करने का नाम एक और स्टेटमेंट बीच में बनाया जाता है, उसे कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर इसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्वेश्चन में एक तरफ आपके पास बैंक स्टेटमेंट यहां से ली हुई जितनी भी आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं उसके रेफरेंस के लिए, और दूसरी तरफ आपके पास कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट का एक और नाम आमतौर पर उसी नाम से उसे लिखा जाता है पासबुक, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो कैश बुक है उसमें कैश बुक में मैं दोबारा इसे हाईलाइट करके बता रहा हूं कि कैश बुक के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो कैश का रिकॉर्ड है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, कितना कैश आया और गया। ये जो दो जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है हमारे अकाउंट का, एक हमारे अपने पास अकाउंटेंट कर रहा है, एक बैंक अल हबीब कर रहा है। तो इसमें गलती हो सकती है, जो चीज एक ही जगह रिकॉर्ड हो रही थी वो मैंने यहाँ से मिटा दी। तो सिर्फ हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें हमें प्रॉब्लम है कि हम कुछ और कह रहे हैं, बैंक वाले कुछ और कह रहे हैं, तो उनकी गलतियों को दूर किया जाता है। तो हमारे पास बैंक अकाउंट के हमारे अपने कैशियर जो हमारा अपना कैशियर है कंपनी का रिकॉर्ड है, उसमें जो हमारे पास बैंक में बैलेंस आ रहा है या जो बैंक कॉलम बना हुआ है उसे कहा जाता है बैंक अकाउंट। तो ये वर्डिंग को याद रखिएगा, ये वर्डिंग हमेशा इसी तरीके से आगे रूल्स के लिए भी चलेगी, इसके सेकंड पार्ट के लिए भी। तो बैंक अकाउंट कहते हैं जब कंपनी का अपनी बुक के अंदर, कंपनी की बुक के अंदर जो नाम यूज हो रहा है उसे बैंक अकाउंट कहते हैं, और वो हमारे पास इस तरह से कैश बुक के नाम से लिखा जाता है। तो कैश बुक का एक दूसरा नाम या पूरा कंप्लीट नाम कैश बुक, और साथ में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। और दूसरी तरफ हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, उसका पूरा नाम पासबुक। तो इस तरीके से हम दोनों बैलेंसेस को सबसे पहले लिखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के मुताबिक हमारा बैलेंस, कैश बुक के मुताबिक हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए थे 1,40,000। हमने उन पैसों को यहाँ पे लिखा,
कि हमारे मुताबिक अकाउंट के अंदर पैसे 1,40,000 होने चाहिए थे। दूसरी तरफ आए तो बैंकर हबीब वाले कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में हमारे मुताबिक जो पैसे रखे हुए वो रखे हुए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज। बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000। चंद क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे और जब आप क्वेश्चंस 5 से लेंगे तो उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ये प्लस में लिखा हुआ है और आपने इसे लाकर यहाँ प्लस में लिख दिया, ये अमाउंट प्लस में लिखी हुई आपने लाकर प्लस में लिख दी। बाज़ मरतबा इसके साथ इस तरह लिखा हुआ आता है कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि बैलेंस नंबर 1 ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आएगा बैलेंस एज पर पासबुक या वर्ड लिखा हुआ होगा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आपका बैलेंस कितना है, तो एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है अगर 50,000 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ लिख दिया। अगर लिखा हुआ होता बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ लिखा हुआ होता क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ होता और साथ लिखा हुआ होता 50,000, तो इसे इसी तरीके से लिखा जाता। ओके, मैं इसे रफ करूंगा बार बार, आप वीडियो को पीछे बार बार रिवर्स करें और उसे बार बार इस तरह से देखते जाएं कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पेपर में आपने इसी तरीके से लिखनी है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वक्त अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट का तो आप उसको इस तरह से प्लस में लिखेंगे यहाँ पर। अगर क्रेडिट की जगह पे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, तो आप उस बैलेंस को माइनस में लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट के मीनिंग हमारे पास अकाउंटिंग में आमतौर पे माइनस के ही लिए जाते हैं, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आपके पास डेबिट का नाम या फिर डेबिट की जगह पे या डेबिट के साथ ओवरड्राफ्ट का नाम लिखा हुआ आ जाए तो फिर भी आप माइनस में ही लिखेंगे, या सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो या सिर्फ डेबिट लिखा हुआ हो माइनस में, और यहाँ भी माइनस में अमाउंट जाएगी, ये भी सेम है। और सिर्फ ये लिखा हुआ अगर आ जाए ओवरड्राफ्ट तो ये भी सेम है, माइनस में ही लिखा जाएगा 50,000 रुपीज को जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास चंद बातें थी, उसकी मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि क्यों इसे माइनस और प्लस में लिखा जाता है। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले वाले सेशंस के अंदर आप थोड़ा सा उसे दोबारा से देख लीजिएगा, और आपने क्लास में भी मेरे साथ उसे पढ़ा है कि जब हम कभी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एसेट्स के बढ़ने का नाम डेबिट होता है और एसेट्स के कम होने का नाम क्रेडिट होता है। और इसी तरीके से जब कभी भी हम लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटीज के बढ़ने का नाम क्रेडिट होता है और लायबिलिटीज के कम होने का नाम डेबिट होता है। ये रूल्स है हमारे पास। अब इन रूल्स को देखते हुए अगर आप ये बताएं कि जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो पैसा किसका होता है, बैंक का अपना होता है या एक क्लाइंट का होता है। अगर वो कंपनी ए का पैसा है तो असल में वो बैंक के पास कर्जा है, बैंक के पास उधार है। तो जब किसी और के पैसे की बात की जाए तो उसे एसेट नहीं कहते, उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो जब कभी भी हमारा पैसा बैंक के पास रखा हुआ होता है और बैंक हमारा कर्जदार होता है तो इसलिए उसे क्रेडिट कहते हैं कि बैंक के ऊपर कर्जा हमारा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए जब कभी भी क्रेडिट लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब प्लस में पैसे हैं, अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। और जब कभी भी डेबिट लिखा हुआ होगा इसका मतलब कर्जा कम हो चुका है और वो पैसे हमारे अकाउंट में नहीं है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है जो वर्ड लिखा हुआ, मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे वर्ड बताया डेबिट लिखा हुआ और इसके एक और वर्ड बताया मैंने ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ, तो इसके मीनिंग जरा सा देख लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट के मीनिंग होते हैं कि यू हैव विथड्रॉ मोर मनी फ्रॉम योर अकाउंट एज यू हैव डिपॉजिटेड।
आपने जितना पैसा बैंक में जमा करवाया था उससे ज़्यादा पैसा आपने बैंक में से विड्रॉ कर लिया, तो अब बैंक ने आपको कर्जे के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, या मैनेजर आपका जान पहचान वाला है तो उसने आपको मजीद पैसे निकालने की इजाज़त अगर दे दी, तो इसका मतलब है कि वो पैसे अब आपके ऊपर कर्जदार हैं, आपके बैंक अकाउंट में माइनस में जा रहे हैं। तो माइनस में जब कर्जा जाता है, कम होती है, कर्जा कम होता है, लायबिलिटीज़, तो बैंक उसे कहता है कि कर्जा हम पर अब नहीं है, कम है, तो बैंक उसे माइनस में, डेबिट में या ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखता है। नेक्स्ट वन है, यहाँ जो रूल हमने देखे, इस क्वेश्चन को, इस जो मैंने बात से समझाई, मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ और दोबारा क्वेश्चन को ओरिजिनल शक्ल में लेकर आ रहा हूँ। इसे हमने प्लस में लिखा था। अब आप इस तरफ से थोड़ा सा डेबिट, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास जो कैश बुक है, और मैंने अभी बताया कि कैश बुक के अंदर हम इसे लिखते हैं बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट आपका एसेट हुआ करता है। तो इसके मीनिंग हो गए कि जब कभी भी आप कंपनी के रिपोर्ट की बात करेंगे तो बैंक में रखे हुए पैसों को एसेट के तौर पर गिनेंगे और उस पर ये रूल अप्लाई होंगे। अगर आप यहाँ खड़े हुए कंपनी के बिहाफ पे, और जब कभी भी आप बैंक की तरफ से कोई चीजें रिपोर्ट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप उसे लायबिलिटीज की नजर से देखेंगे। उस वक्त आप लायबिल हैं, उस वक्त आपके ऊपर कर्जा है, तो आप उसे इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे और उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर फिर हम बैंक अकाउंट को देखें तो बैंक अकाउंट हमारे पास एसेट है। अब हमारे मुताबिक जब कभी भी अगर कैश बुक में पैसे यहाँ पे प्लस में लिखे हुए, तो हमने यहाँ 1,40,000 रुपये लिख लिए प्लस में, और अगर कभी 1,40,000 के साथ ये लिखा हुआ आता बैलेंस एज पर कैश बुक, और आगे लिखा हुआ था इक्वल्स टू 1,40,000 रुपए, तो हमने बिल्कुल इसे सही किया हुआ है कि हमने इसे यहाँ लिखा हुआ है 1,40,000 रुपए को यहाँ हमने प्लस में लिख दिया। अगर इसके साथ वर्ड लिखा हुआ होता डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज पर कैश बुक 1,40,000 रुपए, तो एसेट है, डेबिट में बढ़ता है, इसका मतलब प्लस में। तो दोबारा अगेन हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे अगर डेबिट लिखा हुआ, और अगर क्रेडिट लिखा हुआ होता तो उलट होता, माइनस में लिखा जाता है इसे। क्रेडिट लिखा हुआ होता तो ये माइनस में आ जाता और वहां भी इसे माइनस में लिखा जाता क्रेडिट अगर होता, तो फिलहाल अभी नहीं है तो मैं इसे दोबारा प्लस ही कर रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से यहाँ वर्ड लिखा हुआ होता ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट अगेन क्रेडिट के मीनिंग में, माइनस के मीनिंग में आता है, तो दोबारा वहां पे माइनस की साइन लिख दी जाए। तो अब मैं रूल को थोड़ा सा कंक्लूड करके आगे चल रहा हूँ। जब कभी भी कैश बुक के साथ, बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो तो वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो वो भी माइनस में लिखा जाएगा। और जब कभी भी कैश बुक में या बैंक अकाउंट के बैलेंस के साथ डेबिट लिखा हुआ हो तो वो प्लस में आएगा। बस एक बात याद रखें, डेबिट बाकी सारे रूल उसके रिवर्स हैं, उलट है, वो आप खुद ही ऑटोमेटिकली उसे ड्राइव कर लेंगे। एक अच्छी सजेशन मेरी तरफ से ये कि जब पेपर में बैठे ना, तो पेपर में बैठते ही जो रूल आगे फॉलो होने, जो लिखना आपको काम आने ना, उन चीज़ों को फ़ौरन एक जगह पे कॉपी के आखिर में, लास्ट में पेंसिल से लिख दिया करें और आखिर में रिमूव कर दें, ताकि ध्यान पे बोझ ना पड़े और जब आप पेपर देने बैठे तो सिर्फ उस पर फोकस हो, बाकी आप वो चीज़ें याद ना कर रहे हो जो आपको अच्छी तरह याद नहीं की, उसमें गलती ना हो जाए। अभी रिवाइज की 5 मिनट पहले पेपर शुरू हुआ, कॉपियां रखी और फौरन उसे लिख दिया, तो 5 मिनट तक तो चीज़ याद रहेगी, फौरन रूल्स को लिखें, फिर तसल्ली से सारा काम करते रहें। फिर आपने ये नहीं झंझट पानी कि मुझे रूल्स सीखना, मैं भूल जाऊँ, पहले ये करूँ फिर वो करूँ, ठीक है। इसी तरह थ्योरी के सब्जेक्ट्स के अंदर हेडिंग्स वगैरह लिखी जाती हैं, उन सारी चीज़ों में भी यही आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये रूल जब हमारे पास हो गए, तो अब मैं आपको ले जा रहा हूँ कि आपस में इनकी गलतियाँ क्या होती हैं। जो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि क्यों इसने 50,000 लिखा और उन्हीं पैसों को क्यों इसने 1,40,000 रुपये लिखा, कौन इन दोनों में से सही है या दोनों गलत हैं। तो इन दोनों को हम उनकी गलतियों को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से, किस ट्रांजैक्शंस के साथ आता है।
नंबर 1 पहली बात, मैं खुद यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गलतियाँ इसमें या कुछ ऐसी बात हो कि आपको लगे कि वो सर ने डिस्कस की है, बुक में नहीं लिखी हुई या बुक में लिखी हुई सर ने डिस्कस नहीं की, तो मैं ऑन द स्पॉट उसी को क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारी ट्रांजेक्शन उसमें समेटूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो कंपनी ए है, उस कंपनी ए में जनवरी 1 को आपने अकाउंट ओपन किया, तो आपके अकाउंट में ये फर्स्ट डे आपके अकाउंट का आपके अकाउंट में 0 रुपए थे, ओके जी। और जनवरी के लास्ट में आपके पास 31 जनवरी को कंपनी के मुताबिक आपके अकाउंट में 1,40,000 रुपए मौजूद हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसी तरह बैंक ये कह रहा है, बैंक अल-हबीब वो ये कह रहा है कि जनवरी की फर्स्ट डेट को आपके अकाउंट में 0 और जनवरी की 31 को आपके अकाउंट में ₹50,000। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ये क्या गलती है, उनकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो रिकंसाइल करते हैं उसे, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। नंबर 1 एक गलती ये हो सकती है, मैं गलतियां जमा कर रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा कि इन सारे केसेस में जितनी गलतियां मैं लिखूंगा ना, उन गलतियों में आमतौर पर यही होता है कि एक पार्टी ने काम किया हुआ होता है, इस पार्टी का काम बाकी होता है, कभी इस पार्टी ने काम किया हुआ होता है, इसका बाकी होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पहली बात कि एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ने आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैंक में कोई अमाउंट जमा करवाई थी, ठीक है। मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ कि जनवरी की 5 डेट को आपने बैंक में पैसे 10,000 रुपए जमा करवाए थे, ठीक है। और मैं इसे लिख रहा हूँ कि डिपॉजिट, आपके कैशियर ने उसको प्लस कर दिया कि पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, ठीक है। ये प्लस इसमें हो चुका है, इसे हम एज्यूम करेंगे, इसीलिए आखिर में ये बैलेंस आया। तो 5 जनवरी को हम ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, लेकिन जिस साहब को हमने चेक दे के भेजा था वो 5 जनवरी को चेक रखकर अपने जेब में भूल गए, कहीं चले गए, अब तक बैंक में उन पैसों को उन्होंने जमा नहीं करवाया, ठीक है। तो इसे हम आमतौर पर कहते हैं कि जमा नहीं करवाया, लेकिन 31 जनवरी को जब हमने स्टेटमेंट मंगवाया तो वो पैसे बैंक में मौजूद नहीं थे। ये इसको यूं भी इसे कहा जाता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट के मीनिंग है कि आपने उन पैसों को रवाना कर दिया, लेकिन वहां पहुंचे नहीं है इन ट्रांजिट के रास्ते में, लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे, वहां जमा बाद में हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि मैंने पहले जुमला भी कहा था कि एक तरफ काम हो गया, दूसरी पार्टी ने काम करना बाकी है, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे बीच में उस शख्स ने भी काम करना बाकी। So this is our question, and for the frequencies are 3, 7, 12, 5 to 1, 5 to 1. So these are the frequencies, and first of all, what is the difference? They all are not connected. So what I will do, I will make class boundaries and try to connect that. As I said earlier, for connecting I need to add 0.5 and subtract 0.5 from it so that it can be connected. This is my class interval, my class boundary, and then I have frequency. So my class interval is 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 till 24, 25 till 29, and 30 till 34. For connecting it, I said add, subtract, add 0.5 and subtract 0.5. So I am subtracting here, adding here, same goes.
the frequencies. This is 3, 7, 12, 5, 2 and 1. Okay, so it is now connected to make frequency polygon. I just told you, very easy, very useful. You just need to make this point, plot these points, and you will be ending up making a frequency polygon. So this is my frequency. X-axis I have 4.5, started from here, then I have 9.5, then I have 14.5, then I have 19.5, 24.5, 29.5 and 34.5. So these are my points. You can also stretch your curve ahead. So now plotting the values. As I have the space is not so good, so I will be taking a box of 3. So 3, 6, 9, 12, and 15. Okay. So 4.5 here I have 3. So I'll plot here. At 9.5 I have 7. So it will be around something here. At 14.5 I have around 12. So what can I do? One more thing. I can make a histogram and then take its middle point. So 4.5 till 9.5 is free. It will be a box like this. And then 9.5 to 14.5 I have 7. It will be a box like this. Then I have 14.5 till 12. It will come over here. Then till 24.5 I have 5. From here, right here, then I have only 2, and in the last only 1 value. So this is my histogram. To make it a frequency polygon, what will I do? I will take its midpoint. So this will be its midpoint, 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 and midpoint. So you don't need to calculate midpoint. You just need to mark the midpoint and you will end it. So you can try to start over here. This, then this, then this, then this, this, and it can end over here. So it will be your frequency polygon. This will be your midpoint. Okay. So this was all for frequency polygon. Now we will move on to our next type, that was cumulative frequency polygon. Very easy, very useful. It is just like the frequency polygon. It has an additional word which says cumulative, and I told you in my first lecture how to make it. Just I will tell you the example to solve it. It is also known as ORISE, OGIS. You can say it anything. We have an example. We have 8 in here, 20, and the rest of the things.
is a cumulative frequency polygon, right? You will see how to make it. It will be a bit tricky, but in color we will try to make it. So this is 135, 1352, and in the end I have 1. Okay. So 1352 and 1. First of all, as you know, I need to make the class boundaries. Then I will move forward. So class boundary will be 1.5, 4.5, 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, 13.5, 13.5 and 16.5. So this will be my class boundary. What are my frequencies? My frequencies are 1, 3, 5, 2 and 1. So this is my. Now what I need to make for cumulative frequency, that is very important thing, and how to make it, please see. So if you see, our starting point is 1.5 over here. Okay, we will be starting from 1.5 and then we will be moving forward till 16.5. As it is a cumulative frequency polynomial or right, it has a increasing or decreasing trend. We will see how to make it. Okay, so it says so if we are taking the upper class boundary, you can name it as U C B, which is upper class boundary. So what is the upper class for 1.5 and 4.5? Upper class is 4.5. I will start from 4.5. What is the upper class of these two? It is 7.5. Upper class of this is 10.5. This is 13.5 and this is 16.5. So I will plot these values and then I will move forward. What I need to do, as it is a cumulative frequency polygon, I will add the frequencies. My first frequency, I will add CF, which is cumulative frequency. My first frequency will remain same. Then when I add 3 in 1, it will be 4. Then adding 5 would be 9. Then adding 2 would be 11. And in the end it would be 12. So if I am using upper class boundary, I just need to see now both of these two. I need to plot my cumulative frequency polynomial. How will I do it? My x-axis is my class boundary, you can say, or the midpoint. You can write frequency over here, and we have 2, 4, 6, 8, 10, and in the end we have 12. So I am taking a box of 2, you can either take a box of 1, a box of 3, it depends on you. Okay, so now my first point is 1.5, then 4.5, then I have 7.5, 10.5,
13.5, and in the end I have 16.5. So 1.5 no value, 0 over here. At 4.5 I have 1, so I'll mark 1. At 7.5 I have 4. At 10.5 I have 9. At 9 will be around here. At 13.5 it is 11. 11 will be here, and 16.5 is 12. So it is like this. So this is your cumulative frequency polygon or a guide. It is very useful. I have told it's useful that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very much for your time, and I hope you will enjoy this lecture. So that in the first lecture you can see it. Thank you very